नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब रूस यूक्रेन पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, 8 युद्ध रुकवाने के बाद करने वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, अब वो 9वें युद्ध की तरफ यानी कि उसको रुकवाने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं और रूस यूक्रेन की महाजंग पर अब वो फोकस कर रहे हैं। वैसे फोकस पहले भी उनका इसी जंग पर था, लेकिन अब जब इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध विराम की एक राह जो है वो निकल पड़ी है, ऐसे में उनका मनोबल, उनका मोटिवेशन भी हाई हो गया है। अब उनको लग रहा है रूस और यूक्रेन का ये जो उनकी जंग है वो भी यहां पर रुक जाएगी। अब ऐसे में देखिए, युद्ध विराम के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ट्रंप की जल्द ही मुलाकात हो सकती है। जेलेंस्की से मिलने से पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। तकरीबन 2-2.5 घंटे की जो है ये बातचीत जो है वो चली है। ऐसे में जंग को लेकर के तो चर्चा हुई, लेकिन साथ ही ट्रेड को लेकर के भी बातचीत का दौर चला। अब ऐसे में देखिए, दोनों नेताओं ने फोन पर 2 घंटे तक लंबी बातचीत की है। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने जल्द ही पुतिन से मुलाकात की भी बात की और ऐसी जानकारी है कि बुडापेस्ट में ये मुलाकात हो सकती है। तो साथ ही देखिए, उन्होंने अब 9वीं जंग भी खत्म करने का दावा कर दिया है। वहीं ट्रंप ने पुतिन संग इस फोन कॉल को लेकर के एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया है कि वो और पुतिन जल्द ही बुडापेस्ट में मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात में क्या बातचीत होगी ये आप और हम सब जो है बखूबी जानते हैं। ऐसे में देखिए, जेलेंस्की के साथ ट्रंप की ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने पहले ही एक शांति समझौता कराया है। उसके तुरंत बाद पुतिन के साथ बातचीत कर रूस और यूक्रेन पर अपना फोकस कर रहे हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि और हाल ही के दिनों में ट्रंप यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें बेचने पर भी सहमति जो है वो जता चुका है। ऐसे में देखिए कि पुतिन भी चेतावनी पहले ही दे चुके हैं कि अगर अमेरिका इस तरफ कुछ ज्यादा अगर ऐसे कोई कदम उठाता है जहां पर उसकी सीधी भागीदारी समझ में आती है, तो रशिया जो है उसको लेकर के जो है अपने तरफ से एक स्टेप उठाएगा, स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा उनका। हालांकि देखिए, बात युद्ध विराम को लेकर के है। क्या ट्रंप की कोशिशें रूस और यूक्रेन के इस महाजंग को यहां पर खत्म कर पाएगी या सिर्फ ये दावों में ही रह जाएगी? क्योंकि ट्रंप की तरफ से ऐसे कई दावे किए गए हैं जो हमेशा से हमने देखा है कि खोखले रहे हैं और कई बात बड़बड़ेपन में जो है वो यहां पर और चलिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, विदेशी मामलों के जानकार। कुछ देर के बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले ओपी तिवारी जी, आपके पास यहाँ पर आते हुए ये जो डेवलपमेंट है, एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपका मोटिवेशन हाई है, मनोबल हाई है, क्योंकि आपने इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध का दौर चल रहा था उसमें पहले दौर की बातचीत में एक सफलता हासिल की है। लेकिन क्या ये रशिया और यूक्रेन पे ये तमाम हथकंडे, तमाम चीजें चल पाएंगी या यहाँ पर एक अलग रणनीति के साथ डोनाल्ड ट्रंप को जाना होगा? देखिए, ये यूक्रेन और रशिया वॉर का भले ही 34 साल में चल रहा है, लेकिन ये वॉर रुकना सबसे आसान काम है। इसका एक ही मेन आर्किटेक्ट है, वो जेलेंस्की। पहले देखिए, वॉर किस बात पर शुरू हुई थी? इसके जिद पर कि हमें नाटो ज्वाइन करना है। अमेरिका, नाटो देश सब क्लेरिफाई कर चुके हैं, हम तुम्हें नाटो का मेंबर बना नहीं सकते। इस एक जिद की वजह से इसने 30%, करीब 20% अपना यूक्रेन का रशिया को दे दिया है। बाकी कम से कम 4 करोड़ पॉपुलेशन इनकी मिसप्लेस हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है 3 करोड़ कहीं से। इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी बंद हो चुकी है। अभी हम वॉर का पैटर्न भी देखेंगे तो रशिया ऐसे ब्लाइंड अटैक नहीं करता। जब यूक्रेन अपने कुछ ड्रोन भेज के कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उसका जवाब रशिया मैनीफोल्ड देता है। जिस दिन यूक्रेन के ड्रोन जाने बंद हो जाएंगे, जिस दिन यूक्रेन के छुटपुट अटैक जो है बंद हो जाएंगे, रशिया भी रिएक्ट करना कम कर देगा। बिकॉज रशिया को जो एरिया चाहिए था, करीब डोनबास, जेलेंस्की, इसका जो एरिया का देखिए लुहांस्क का करीब 95% ले चुका है जी। डोनबास का एरिया करीब 10% बचा हुआ है। जपोरोजिया और खेरसॉन का करीब 22% एरिया बचा हुआ है। तो हो सकता है कि अगर वॉर बंद हो जाए तो रशिया इंसिस्ट नहीं करेगा कि हम जो बचे हुए पोर्शन वो भी ले लें। लेकिन जो एरिया रशिया ने लिया हुआ है वो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स डोमिनेटेड है, जो रशिया को चाहते हैं और यूरोप के साथ जाना नहीं चाहते।
तो इस एरिया को लेने में रशिया को रिटेन करना बहुत ही स्वाभाविक आसान काम है। ये अगर ये ट्रम्प साहब जो ने कोशिश की शुरुआत में कि हम इनको आर्म्स नहीं देंगे, जी। तो नेटो डिसाइड किया कि भाई आप आर्म्स दीजिए, पैसे हम देंगे। तो हम्म। ट्रम्प साहब तो खुश है, उनसे क्या मतलब है, अमेरिका तो पैसा मिल रहा है। हम्म। अभी कल या परसों की न्यूज थी जब 10 नेटो कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम भी पैसा देंगे यूक्रेन के देने के लिए। हाँ, हम घी देते रहेंगे यूक्रेन को ताकि आग जलती रहे, आग बुझे नहीं, लेकिन इतनी भी घी नहीं देंगे कि पूरी आग जला के रशिया को खाक कर सकते हैं। ये जेलेंस्की को भी मालूम है। लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अब देश की बागडोर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के चक्कर में किसी कॉमेडियन को अगर हैंड ओवर कर दिया, जिसकी माँ फॉरेन ओरिजिन की है, तो उसको अपने देश के प्रति लगाव तो ना के बराबर है। वो अपने और दूसरों के इन्फ्लुएंस में लड़ाई लड़े जा रहा है। यूरोप नेशन को क्या चाहिए? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ था, तब से 85 साल हो चुके हैं। अब 80 ईयर्स हो चुके हैं। इस 80 ईयर्स में कुछ ना कुछ तो होना है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि तो होती है। अब यूरोप को क्या इंटरेस्ट है? यूरोप को रशिया से क्यों डर है? रशिया की टेरिटरी ऐसी इतनी वास्ट है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि वो और लेना नहीं चाहता, फिर भी यूक्रेन को कुछ दे दे के रशिया को एंगेज रखना चाहते हैं। नाटो को भी मालूम है कि नाटो के पूरे देश, पूरे जो आर्मामेंट्स उनके इकट्ठे कर दिए जाए माइनस यूएसए, ये रशिया के किसी कंपैरिजन में आगे नहीं बढ़ते। रशिया वॉज ऑलवेज अ बिग मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर नहीं थी, मिलिट्री पावर हमेशा थी। रशिया के पास नंबर ऑफ मिसाइल्स, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, नंबर ऑफ आर्मामेंट्स, नंबर ऑफ टैंक्स बहुत ज्यादा गति में है, जी। भले ही पुराने हैं। अभी तो आप देखिए जो यूएसएसआर ने जो मिसाइल्स फायर की है यूक्रेन पे, वो कोई लेटेस्ट मिसाइल्स नहीं है। वो सारी मिसाइल जो टाइम बार्ड है पड़ी हुई थी, एक्सपोर्ट नहीं हो पाई थी, उसी से इनका काम चल गया है। अभी दबाव चला जा रहा है। तो ये यूक्रेन को समझना चाहिए कि अगर यूक्रेन को बचाना था तो जेलेंस्की को ये जिद नहीं लेनी थी कि हमें नाटो 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 में ज्वाइन करना है। लेकिन अब तो सर मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, अब तो बहुत देर हो गई। अब Yes. तो बिल्कुल अभी जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, ये पहले ही जेलेंस्की को समझने की जरूरत थी कि अमेरिका उसके कंधे पर बंदूक रख करके चला रहा है, बर्बाद उसका देश हो रहा है, फायदा अमेरिका को हो रहा है। और रशिया तो अपनी जिद पर है ही कि नाटो में ना शामिल हो, और साथ ही जो क्रीमिया अब ले चुका है वो वापस ना दिया जाए। हमारे साथ यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव सर। संजीव सर, इस बात का, क्योंकि हमने ये देखा है इसके पहले भी बातचीत के दौर काफी चले हैं, जेलेंस्की से एक बार फिर से ये मुलाकात का दौर जो है ये होने वाला है, इसकी जानकारी जो है साझा कर दी गई है। लेकिन उससे पहले पहले पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत, ये क्या पुतिन के साथ ट्रंप का एक तरह से वो प्यार दिखा रहा है कि जेलेंस्की के तरफ होते हुए भी आप पहले पुतिन से बातचीत करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं टॉमहॉक देने का जिक्र आप पहले ही कर चुके हैं, मिसाइलें देने का जिक्र आप पहले ही कर चुके हैं कि अब तो हम टॉमहॉक दे देंगे ताकि मॉस्को तक जो है वो मिसाइलें यूक्रेन भेज सके। लेकिन ये सब देने से पहले, ये डील होने से पहले पहले तक में आप पुतिन से बातचीत करते हैं। देखिए किरण जी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो अगर इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो ये इंटरेक्शंस अच्छे हैं, सकारात्मक हैं। अलास्का की समिट जो हुई थी, उसके बाद जाहिर है कि अब इस बात की संभावना बन रही है कि जो बुडापेस्ट हंगरी में ये जो दोनों नेता हैं एक बार फिर से मिल सकते हैं। और ये जो बातचीत हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया की रिक्वेस्ट पे ये कन्वर्सेशन हुआ है। और जाहिर है कि ये जो बातचीत है ये सकारात्मक है। और यदि इसी तरीके की जो इंटरेक्शंस होते हैं, बातचीत होती है, तो इस बात की सहमतियां बनाने में इससे आसानी होगी कि यूक्रेन में और रशिया के बीच का जो युद्ध है उसमें एक सीज फायर की स्थिति बने। और डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए पहले भी लगातार प्रयास करते रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, उसके बीच में जो विश्वास का जो संकट है इतना गहरा है कि उसको उस खाई को भर पाने में अभी समय लग रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो इंटरेक्शंस और ये बातचीत है ये सकारात्मक है। किरण जी, जो सर सकारात्मक कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि एक तरफ आप धमकी देते हैं, प्रेशर देते हैं, जो देश उससे खरीदारी कर रहे हैं आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं, फिर आप कहते हैं मैं तो शांति वार्ता कर रहा हूं। ये सकारात्मक तौर पर इसे लिया जाएगा?
नहीं, मैं जो पॉइंट कह रहा था कि ये जो इंटरेक्शंस हैं वो सकारात्मक हैं। ये जो बातचीत है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया ने इस बात को रिक्वेस्ट किया, तो ये जो आपस की अगर बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशंस चल रहे हैं, जो कि बाइडेन के समय में बिल्कुल भी नहीं होते थे। राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई रशिया यूक्रेन के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का इस तरीके से मिलना, बातचीत करना अच्छा है। और जो पॉइंट मैं कह रहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध इसेंशियली, जो मूल रूप से अगर देखें तो यह महाशक्तियों के बीच का ही युद्ध है। महाशक्तियां ही इससे लड़ रही हैं। यूक्रेन के कंधों पर जो है नाटो और अमेरिका रख करके बंदूकें चला रहे हैं, और वहीं रशिया भी यूक्रेन से लड़ रहा है। हालांकि ये युद्ध जो है रशिया यूक्रेन तक ही, टेरिटरी तक ही सीमित है, और डायरेक्ट लड़ाई महाशक्तियां नहीं लड़ सकती, क्योंकि अगर ऐसा करेंगी तो वो तृतीय विश्व युद्ध या न्यूक्लियर वॉर का खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन चूंकि महाशक्तियां इस युद्ध को लड़ रही हैं, और महाशक्तियां अब इस युद्ध से शांति का रास्ता तलाशती हुई दिखाई दे रही हैं और बातचीत कर रही हैं, तो तभी जाकर के इस बात की कोई संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है कि इसमें कोई सीज फायर होगा। महाशक्तियों के बीच का जो संवाद है, जो डायरेक्ट संवाद है, ये बेहद आवश्यक था। और ये जो संवाद है जो अलास्का में शुरू हुआ था, यदि वो आगे बढ़ता है, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में बुडापेस्ट में यदि मुलाकात होती है, और जेलेंस्की की वाशिंगटन विजिट के पहले 2 घंटे फोन से बातचीत हुई, जाहिर है कि ये सारी जो स्थितियां हैं वो इस बात की संकेत अवश्य दे रही हैं कि एक सीज फायर के लिए सहमति बन सकती है। लेकिन उसके लिए जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। वो कहते हैं मैं शांति की बात तो करता हूं, लेकिन वो शक्ति के साथ मैं शांति को लाना चाहता हूं। और वो जो और अमेरिका यूक्रेन को कहीं से भी इस तरीके का इंप्रेशन नहीं दे सकता कि वो यूक्रेन कहीं से कमजोर दिखे। जो भी होगी रशिया यूक्रेन के बीच में, वो एक विन विन सिचुएशन उसमें पैदा करनी होगी। हार जीत के आधार पर ये डील नहीं हो सकती है। अगर रशिया को इस बात का मतलब जैसी डील इजराइल और ईरान के बीच में हुई है, लगभग वैसी ही डील फिर दिखाई देगी, क्योंकि हारा जीता कोई भी नहीं वहां पर। मैं चाहूंगी कि वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर, इस पर आप बताएं कि ये क्या उसी तरह की डील होगी जिसका जिक्र यहाँ पर संजीव सर कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता था। अच्छा, एक बात मैं ठीक है जी संजीव सर। देखिए जो रशिया और यूक्रेन के बीच की जो बातचीत है, नेगोशिएशंस हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके के नेगोशिएशंस हैं। और हमास और इजराइल के बीच में जो नेगोशिएशंस हुए हैं वो अलग तरीके के हैं। दोनों की प्रकृति में अंतर है। लेकिन ये जो रशिया यूक्रेन के बीच में यदि कोई शांति स्थापित होती है, तो उसमें एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी। हार जीत का जो इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। यूक्रेन को अमेरिका टमाहॉक क्रूज मिसाइल दे सकता है, क्योंकि वो अमेरिका जो यूक्रेन की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है और यूक्रेन का जो डिफेंस पोस्चर है, उसको वो बना करके रखना चाहेगा। ये अमेरिका के अपने हित में भी है, नाटो के हित में भी है कि जो भी बातचीत हो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ हो। और वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टमाहॉक को भी देने की बात कर रहे हैं। F-16 उन्होंने पहले ही दे रखा है, और उसके अलावा जो है अन्य तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन जो भी बातचीत होगी वो एक हार जीत का उसमें इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, एक विन विन फार्मूले की तलाश होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं चाहूंगी तिवारी सर इस चीज को आप थोड़ा सा कितना आप अग्री। और एक और चीज को सर मैं ऐड ऑन यहाँ पर करना चाहूंगी कि अब ये जो अभी मीटिंग होगी जेलेंस्की के साथ ट्रंप की, तो ये है कि आप जो क्रूज मिसाइलें हैं उसको लेकर के, डील को लेकर के ये मीटिंग है। तो ऐसे में ये पहले फोन पर बातचीत कर लेना, ये कहना कि देखिए हम तो मिसाइलें देने जा रहे हैं, अगर आप हमले नहीं रोकेंगे, युद्ध नहीं रोकेंगे, तो शायद ये मिसाइलें हम देंगे तो आपका मॉस्को जो है वो खत्म हो जाएगा। किरण देखिए, इक्विपमेंट ये लोग दिए जा रहे हैं। F-16 दिया, जर्मनी ने दिया, टैंक्स इंग्लैंड ने भी दिया, सब दिए हैं। लेकिन ये बिट्स एंड पीसेज में जितने इक्विपमेंट जाएंगे किसी काम के नहीं है। मशीन बाय इटसेल्फ लड़ाई नहीं लड़ती, मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। इनके जवान तो बचे नहीं जो लड़ेंगे, जो लड़ रहे हैं उनका मनोबल उतना हाई नहीं है। जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि यूक्रेन की तबाही हो रही है, और किसके हाथों? एक कॉमेडियन के हाथों। अभी ट्रम्प, अभी देखिए रशिया की शर्त क्लियरली है कि जितना ऑक्युपाई कर चुका एरिया उसमें से 1 इंच देगा नहीं, ना उसके लड़के कोई ले सकता है। इवन अमेरिका भी नाटो के साथ तो कभी आ नहीं सकता। अगर आकर लड़ाई भी करी तो लड़ाई बराबरी की होगी, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स इनके पास है। तो इसमें अब जेलेंस्की को यही दबाव दिया जा रहा है कि जो अपनी जिद लड़ते हैं कभी भी, और अपनी जिद कम करे ताकि लड़ाई रुके।
उनकी सिक्योरिटी गारंटी पूरी हो सकती है। जैसी अमेरिका को उन्होंने अपना एरिया दे दिया और माइन करने के लिए, रेयर अर्थ रेयर मिनरल के लिए, तो अमेरिका करेगा तो सिक्योरिटी गारंटी की इंश्योर्ड है, नखरे करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से यही चले जा रहा, बिकॉज जेलेंस्की ने भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ट्रांसफर पैसे अपने नाम पर किए हैं। उसमें ये लोगों की जानकारी तो अवश्य होगी, हो सकता है कि इनका हम पल्ला खोल दें, लेकिन कई सारी चीजें पुरानी खोदने वाली है। और दूसरा तरीका, दूसरा एक और अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये वॉर अगर रोके नहीं तो वेनेजुएला का फ्रंट अमेरिका के लिए अवश्य खुलेगा, उनको समझ में आ ही रहा होगा। मैं 1962 की क्यूबन में जो मिसाइल क्राइसिस हुई उसकी याद दिला रहा हूं कि जब भी कुछ गारंटी होती थी, अगर यहाँ पर रशिया के बॉर्डर पर आएंगे तो रशिया भी मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पावर हमेशा रहा है, अभी भी स्ट्रेंथ है, तो वेनेजुएला में पहुंचेगा, सपोर्ट करेगा। तो ट्रंप को ओवरऑल जो अमेरिका की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो चुकी है उसको सुधारने के लिए रशिया का साथ नहीं, बट रशिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, न जा पाएंगे। अब जेलेंस्की कंट्रोल करना है, यूरोपियन देश कितने हैं, उनको टॉम हॉक दे दो, F-16 दे दो, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया तो टॉम हॉक को तो इसी फ्लाइट टाइम इतना ज्यादा है कि रास्ते में इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो वाइस मास्टर ओपी तिवारी सर, क्या आप इसी चीज को, मैं थोड़ा सा और आगे समझना चाहूंगी आप ही से कि क्या जो लास्ट अगस्त में बातचीत हुई थी जेलेंस्की और ट्रम्प की, उस समय में उन्होंने दो शर्तें कि क्रीमिया भूल जाओ और साथ ही ये कि नाटो में जो आप एंट्री लेना चाहते हैं वो एंट्री नहीं होगी, उसको भी आप भूल जाओ, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा और फाइनली जो है यहाँ पर सेक्रीफाइस यूक्रेन को ही करना पड़ेगा अगर ये बातचीत आगे चलती है तो? उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, रशिया छोड़ेगा नहीं। रशिया तो बार्गेन ये करेगा कि जो उसके जो 4 स्टेट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं उसके 15% एरिया जो इनके पास नहीं है, जो हमें दे दो, तो इस पर मान भी जाएगा कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि रशिया एक बफर जोन क्रिएट कर चुका है और उसका मकसद और उद्देश्य पूरा हो चुका है। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें कीव में जाके सारी परेशानी करे, अदरवाइज वो कारपेट बॉम्बिंग करके पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता था। रशिया का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैटर्न ऑफ फ्लाइट देखे तो वो रिएक्ट करता है, यहाँ से 10 ड्रोन भेजते हैं, वहां से 10 मिसाइल क्रिएट करके नुकसान करता है, तो रिएक्शन है, एक्शन नहीं है रशिया की तरफ से। बिकॉज रशिया के पास जो है छोटे मोटे गांव आगे बढ़ रहे हैं, कब्जा लिए जा रहे हैं और जहां चाहेगा वही रुक जाएगा। अगर ये वॉर चलती रही तो धीरे धीरे करके रशिया पूरा यूक्रेन ले सकता है, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं होगा, बिकॉज उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन की हालत देखिए, इनका तो फूड बाउल करते थे, मतलब पूरा यूरोप का खाना यही सप्लाई करते थे, वहां कुछ हो नहीं रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई है और तुम दूसरे के हथियार से मांग के लड़ाई कर रहे हो। ये तो क्लियर है कि लड़ाई अपने दम पे लड़ी जाती है, किसी के दम पे नहीं। अब तुम क्यों न खड़े कर रहे हो, क्यों कर? पिछली बार जब ट्रंप ने बुलाया तभी बात नहीं मानी, एक सिक्योरिटी गारंटी चिल्लाते रहे। सिक्योरिटी गारंटी किस लिए? जब अमेरिका आके माइनिंग करेगा तो ऑब्वियसली रशिया से लड़ाई नहीं करेगा, कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो फिर यूक्रेन को मिला क्या इतने 3 साल के युद्ध, 3.5 साल के युद्ध में आखिरकार यूक्रेन को मिला क्या सर? मैं अब तो यूक्रेन को भी लग रहा होगा, जेलेंस्की को भी लग रहा होगा कि शायद मैं नाटो और अमेरिका की बातों में नहीं आता तो मैं बेहतर एक कुछ फैसला ले सकता था अपने देश के लिए। देखिए, यूक्रेन को वही मिला जो चाहता था। यूक्रेन की जनता ने गलती की, एक कॉमेडियन जो किसी का पपलू था, किसी ने उठाया था, उसको जिता के और ये प्राइस पे कर रहे हैं यूक्रेन वाले। ये हर देश के लिए एक इंडिकेशन है कि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप, बिकॉज पॉलिटिकल लीडरशिप की बात ही अलग होती है, उसके इंटेंशन अलग होते हैं। इसकी ट्रेनिंग क्या थी? जो कॉमेडियन था, डांस करता था, गाना गाता था, अब पपलू बना दिया गया है तो जो कहेंगे वही किए जा रहा है। नाटो देश जो कर रहे हैं, ये देशों के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, सारे देशों के लिए, कि अपने लीडर्स ऐसे चुनो जो करे, कुछ सोचे, ये नहीं हो। और यूक्रेन देखिए, मतलब एक अच्छा खासा बढ़िया फ्लरिश, हम भी की बहुत लैंड कर चुका, बहुत फ्लाइंग कर चुके हैं, इतना सुंदर देश था, सब चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक आदमी ने खाली एक जिद पर कि हमें नेटो ज्वाइन करना है, और शुरू से किया जा रहा है कि तो आप नेटो के मेंबर बन नहीं सकते। तो ऐसे देशों को वहां पर लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, कब तक बर्दाश्त कर रहे हैं? अब इसकी मस्ती इसलिए चल रही है कि इलेक्शन, बिकॉज लड़ाई चल रही है तो इलेक्शन नहीं हो रहा। यूक्रेन को तबाह करने के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गया है। ये एक बड़ा इंडिकेशन है बाकी विश्व के कई देशों के लिए कि आप अपना जब भी लीडरशिप सेलेक्ट करें तो एक ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें देश को क्या आगे बढ़ना है। तो इसमें यूक्रेन का नुकसान ही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। जी संजीव सर, इस चीज में यूक्रेन का नुकसान, मतलब अभी तक जो हम डॉट्स को जोड़ रहे हैं और क्या हो सकता है, इस पर एक प्रिडिक्ट करते हुए चीजें जो है एक एनालिसिस करके चीजों को निकाल रहे हैं। अब इसमें इस बात को थोड़ा समझाएगा कि हमने इससे पहले व्हाइट हाउस के ही अंदर में देखा, जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जेलेंस्की पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा हॉट टॉक है, नो डाउट यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को बहुत अलग तरीके से एक अभद्र व्यवहार जो है वो ट्रंप की तरफ से किया जाता है, जिसकी आलोचना
पूरे दुनिया ने की थी। अब ऐसे में ये कह दिया जाए कि क्रीमिया भूल जाओ, ये कह दिया जाए कि नेटो में एंट्री भूल जाओ, इतने नुकसान के बाद क्या अब इसी फैसले पर आकर के जो है जेलेंस्की मान जाएंगे कि ठीक है अब खत्म करना है? और कहीं ना कहीं एक प्रेशर, और जो आपने कहा कि एक तरह से जो है स्ट्रेंथ के साथ शांति समझौते की बात ट्रंप करते हैं, तो अपने हथियार में जो ट्रेड और टैरिफ को लेकर के चलते हैं, इसी को अब अमल में लेकर के आएंगे जब जेलेंस्की से मुलाकात होगी, बातचीत होगी? तो देखिए किरण जी, पिछले जो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में वो जो कंट्रोवर्शियल और बहुत ही अभद्र तरीके का जो बातचीत और वार्ता हुई थी, उसके बाद से चीजें बहुत बदली हैं। और उस समय जो राष्ट्रपति जेलेंस्की थे, उनके रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संदर्भ में और रशिया से बातचीत के संदर्भ में जो विचार थे वो बहुत ही रिजिड थे, बहुत ही एडामेंट थे कि नहीं, रशिया से बातचीत नहीं करना है और वो आतंकवादी है और इस तरीके का एग्रेसर है, इत्यादि इत्यादि। तो उस जो बहुत ही ज्यादा जो राष्ट्रपति जेलेंस्की का जो रेसिस्टेंस था किसी भी बातचीत को लेकर के, जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार पुश कर रहे थे, उसके वजह से वो जो एक अल्टरकेशन कह लें उसको, छोटा मोटा जो विवाद की स्थिति पूरे मीडिया के सामने हो गई, वो आया। लेकिन अब राष्ट्रपति जेलेंस्की स्वयं इस बात के लिए तैयार है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, और बातचीत के लिए अगर अप्रोप्रिएट कंडीशंस हो और उनकी जो शर्तें अगर मानी जाए तो वो भी बातचीत में आगे बढ़ेंगे और शांति के लिए वो भी अपने सहमति को दे चुके हैं। तो उसके बाद से स्थितियां काफी बदली हैं। लेकिन जब तक ये युद्ध रुक नहीं जाता तब तक ये यूक्रेन की चिंता अवश्य है कि जो रशिया उसके ऊपर हमले किया जा रहा है, उसको वो रिस्पॉन्ड करने के लिए कैसे अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट्स उनके पास हो। और इसी वजह से उन्होंने अब टमाहॉक क्रूज मिसाइल्स को लेने की बात वो कर रहे हैं। और इस संदर्भ में जाहिर है कि जो मुलाकात होगी उसमें इस बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी। लेकिन अगर पूरे युद्ध की जो स्थिति है उसको अगर आप देखें तो उस पूरे युद्ध की स्थिति में जो अभी भी ये युद्ध जारी है, और इसमें बातचीत की जो सकारात्मक पहल तो अवश्य हो रही है। और जैसा कि ये रिपोर्ट्स बता रही है कि ये जो फोन वार्ता हुई है वो रशिया के रिक्वेस्ट पे हुई है, तो रशिया भी जाहिर है कि वो बातचीत करना चाहता है, और इस तरीके का जो इंटरेक्शंस अच्छे संकेत देते हैं। और ये तो ये शांति वार्ता जो अब संजीव सर चीजें अभी जो शुरुआत दोबारा से मैं कहूंगी कि नए पहल के साथ जो है इसकी शुरुआत हो रही है, तो इसके पीछे इजराइल और गाजा शांति समझौता जो एक कदम आगे बढ़ा, वो मेन बेस और आधार के तौर पर देखा जा सकता है कि अगर वहां पर युद्ध थम सकता है तो ये भी युद्ध थामा जा सकता है। जरूर, ये बात अवश्य है। लार्जली अगर देखें तो जो कि भारत जिस बात को कहता रहा है कि संवाद ही इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स का समाधान हो सकता है, ये युग युद्ध का युग नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है ये हर जगह लागू होते हैं। ये युग युद्ध का युग नहीं है। आप युद्ध करेंगे तो सिर्फ तबाही बर्बादी ही होगी, जैसा कि यूक्रेन की तबाही हुई है, जैसा कि रशिया के सैनिकों की तबाही हुई है। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स, अमेरिका के टैक्स पेयर्स का जो पैसा स्वाहा हो गया, और जो पूरा यूरोपियन जो है टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो युद्ध का जो नतीजा तो विनाशी होगा, और युद्ध का कोई आउटकम निकलना नहीं है, ये बात सच है। क्योंकि ये युद्ध महाशक्तियां लड़ रही हैं, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही हैं। तो जब महाशक्तियां युद्ध लड़ रही हैं तो उसमें हार जीत तो होनी नहीं है। रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध अगर होता तो ये फैसला 10 दिन के अंदर हो गया होता। रशिया के पास इतनी शक्ति है कि वो 10 दिन के अंदर यूक्रेन को हरा देता। लेकिन ये युद्ध चूंकि यूक्रेन अकेले नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन सच है तो यूक्रेन के, जैसा कि आपने कहा कि यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके अमेरिका और नेटो बंदूकें चला रहे हैं पिछले 3.5 साल से। और जब तक ये डायरेक्टली ये शांति के लिए पहल नहीं करेंगे तब तक ये शांति होगी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब शांति के लिए दोनों ही बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब इसी पर नजर जो है वो रहेगी हर किसी की और पूरी दुनिया की। मैं चाहूंगी 30 सेकंड्स में ओपी मार्शल, माफ कीजिएगा, वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, आप इसको बताइएगा कि ये जो अब एक शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ते हुए हम दिख रहे हैं, यहाँ पर मेनली क्या काम जो है वो आता दिख रहा है, जो हम लगातार बात करते रहे, यानी कि प्रधानमंत्री ने जब ये बात हुई है कि बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए जो है चीजों को सुलझाइए, या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स जो ट्रंप की तरफ से किया जाता है वो यहां पर ज्यादा जो है वो आपको लग रहा है कि शांति समझौते में चीजें आ रही हैं?
किरण जी, पहले मैं गाजा और इजराइल की बिल्कुल बात कर रहा जी सर। हूँ कि ये जो वॉर की जो कंडीशन थी, देखिए पूरी इजराइल की कंडीशन पर थी, बिकॉज इजराइल के जो हॉस्टेजेस थे हमास लौटा दिया था। हमास ने कहा कि इजराइल की कंडीशन थी कि हमास पूरा अपने आप को डीवेपनाइज कर देगा, सारे इक्विपमेंट हैंड ओवर करेगा। वो करने के लिए तैयार नहीं। ये कब तक चलेगा ये देखने की बात है, लंबा नहीं चलेगा। देखिए ईरान और इजराइल का भी ट्रंप ने क्रेडिट लिया, लेकिन उसमें भी ईरान को कोई तबाही नहीं हुई। इजराइल बैकफुट पर आ गया, बिकॉज इजराइल के सारे जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट थे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, अब मिसाइल्स देने की हिम्मत में नहीं था। अब इसको रिकूप होना था। तो जो भी ट्रंप कोशिश कर रहा है ये सब छोटे समय के लिए होगा। ये छोटे समय के लिए, लंबा वॉर तभी रुकेगा जब जेलेंस्की चाहेंगे कि मुझे वॉर नहीं लड़नी है। जब तक लड़ने वाला वॉर नहीं बंद करेगा तब तक लड़ाई नहीं बंद होगी। रशिया, श्रीवास्तव जी बोले थे, रशिया भी उसी स्टेज पे पहुंचेगा, उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं लड़ाई लड़ने में, बिकॉज उसका उद्देश्य हो चुका है अपनी जनता को भी, अपनी जनता और अपनी पॉपुलेशन को भी, आवाम को भी समझा चुका है, बिकॉज उसका भी नुकसान बहुत हुआ है। हम से बहुत दूर आके ठंड में लड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो वो भी चाहता है, लेकिन जेलेंस्की को कन्विंस करना पड़ेगा, जेलेंस्की कन्विंस करना पड़ेगा कि आपने जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ऑस्ट्रेलिया की हेल्प से शुरू किया उसको बंद कीजिए, जो कि लॉन्च पे जाके कहीं ना कहीं तबाही करेगी। बिल्कुल ओपी तिवारी सर, आपने इनडायरेक्ट वे में मेरे सवाल का जवाब जरूर दे दिया कि जो भी ट्रम्प कर रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत, वो कहीं ना कहीं देखे कि एक छोटे टर्म्स के लिए जो है वो युद्ध रुक रहा है। ईरान भी कह चुका है कि हम आगे भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, देखना है जेलेंस्की क्या कुछ आगे कहते हैं। और वहीं गाजा ने तो अभी भी यहां पर हथियार डाले नहीं है, जो बातचीत का दौर आगे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा को आगे और नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की कमी है। ओपी तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वहीं संजीव सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।